नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में फलादेश कैसे करते हैं। यानी कि अगर हमारे सामने कोई जन्म कुंडली आती है तो हम उसका फलादेश किस तरह निकालते हैं। और जो हमें क्योरी आती है जातक से, यानी कि जो जातक जो है वो हमसे कुछ पूछता है कि ये चीज़ ऐसी होगी या नहीं होगी, ये कैसी होगी, तो वो चीज़ को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, आज हम सीखेंगे इस जन्म कुंडली विश्लेषण के अंदर। तो ये जो जन्म कुंडली है ये हमारे जो मित्र है, जो जातक है, उन्होंने हमें भेजी है। हमारे जो मित्र हैं वो इटली में रहते हैं और ये जो जन्म कुंडली है ये किसी लड़की की जन्म कुंडली है जो आइवरी कोस्ट में रहती है। आइवरी कोस्ट एक स्टेट है अफ्रीका का, तो वहाँ पे रहती है। और उस लड़की की और उस जो हमारे जो मित्र हैं उनकी जो फ्रेंडशिप है, तो जो सिविल वॉर हुआ उसमें इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। तो अब ये जो लड़की है ये जो शरणागति की जो केंद्र होते हैं उनमें रहती है और हमारे जो फ्रेंड है उनसे मित्रता रखती है। तो वो उनको बोलती है कि आप हमें कुछ फाइनेंशियली हेल्प करें जिसकी वजह से हम आपके पास आ जाएं और रह जाएं। तो ये फोन पे बातें नहीं होती है, ये मेल में सारी बातें होती है। तो ये जो हमारे मित्र हैं, जो जातक हैं, वो पूछना चाह रहे हैं क्या ये लड़की सच्ची है, फ्रॉड है, या ये लड़की क्या हमारे साथ रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। तो इसीलिए उन्होंने ये जो जन्म कुंडली है वो हमें सेंड की है और हम इस जन्म कुंडली का आज विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि क्या ये लड़की जो है वो सच बोल रही है और ये रिश्ते निभा पाती है या नहीं निभा पाती है। तो हम जो जन्म कुंडली विश्लेषण करते हैं वो नक्षत्र बेस होती है। हमारा जो जन्म कुंडली विश्लेषण का काम है वो नक्षत्रों पे है। हम नक्षत्र और उप नक्षत्र के थ्रू रिजल्ट निकालते हैं। तो इस जन्म कुंडली में कन्या लगन की जन्म कुंडली है और कन्या लगन के जो मालिक हैं वो बुध देवता हैं और बुध देवता लग्न में ही बैठे हैं। लग्न में बुध देवता बैठे हैं। हमारे जो जातक है उनकी क्योरी जो चीज है वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। पहली तो क्या ये लड़की जो है वो प्यार का मतलब ढोंग कर रही है, प्यार का नाटक कर रही है, या पैसे ऐंठ रही है, या फिर ये लड़की एक्चुअल में रियल है, आज आ सकती है या नहीं आ सकती। तो हम इस जन्म कुंडली में तीन चीजें देखेंगे। सबसे पहले कि क्या ये लड़की जो है वो सच बोल रही है या नहीं बोल रही है। दूसरी, क्या ये लड़की आ पाएगी, अगर मान लीजिए हम जो जातक है वो इसको पैसे दे देता है, फाइनेंशियली हेल्प कर देता है, तो क्या ये लड़की आ पाएगी। अगर मान लीजिए वो आ भी गई तो क्या ये लड़की जो है वो वैवाहिक जीवन, जो रिश्ते हैं, वो निभा पाएगी या नहीं निभा पाएगी। तो ये तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये तीन क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चनों को हम ढूंढेंगे जन्म कुंडली विश्लेषण के अंदर इस जन्म कुंडली में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्या ये लड़की जो है वो सच्ची है या नहीं है। तो ये चीज कैसे देखेंगे हम। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी हमारे महादशा। हमारी जो जन्म कुंडली है उसमें जो चल रही महादशा है। तो यहाँ पे देखिए आप, अगर हम महादशा में जाके देखें तो ये अभी जो है हाल फिलहाल में इस लड़की को जो है वो राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा में शनि का अंतरा, तो राहु की महादशा में है। तो महादशाओं का जो रोल है वो हमारी लाइफ में ये है कि हमारी जीवन की जो घटनाएं हैं उनका जरिया है महादशा। हम महादशा जैसी होगी उस तरह की हमें रिजल्ट मिलते रहते हैं अपनी लाइफ में। तो अब हमें राहु को देखना है कि राहु क्या रिजल्ट देता है। राहु का रिजल्ट अगर हमें पता चल जाता है तो हमें पता चल जाएगा कि ये लड़की क्या कह रही है और क्या नहीं कर रही। तो राहु जो है यहाँ पे जो रिजल्ट दे रहे हैं वो पांचवें घर का, छठे घर का और मंगल के नक्षत्र में है जो आठवें, तीसरे और पहले घर का दे रहा है, और केतु के उप नक्षत्र में है जो 12th हाउस का रिजल्ट दे रहा है। तो अब हमें ये देखना है कि लड़की की जो हमें कैरेक्टर देखना चाहिए और लड़की कैसी हो वो चीज देखनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि उसका जो भाव होता है लव का, या फिर जो उसका आपका लव का जो भाव होता है वो कहीं मेलेफिक ना हो जाए। जैसे लव का जो भाव होता है वो पांचवा भाव होता है, पंचम भाव से लव देखा जाता है, यानी प्यार मोहब्बत जो भी वो पंचम भाव से देखी जाती है।
पंचम भाव के साथ अगर अष्टम और जो द्वादश भाव है यानी 8वां और 12वां भाव है, अगर ये भाव किसी न किसी तरह से इसके साथ ऐड हो जाए या किसी न किसी तरह से उसके साथ दृष्टि संबंध या कुछ जो भी तरीके से उसके साथ मैच हो जाए, जैसे 5वें भाव का संबंध अगर 8वें से और 8वें का 12वें से, जैसे आपके सामने राहु देवता है, राहु देवता 5वें भाव को सिग्निफाई कर रहे हैं और इनके जो नक्षत्र लॉर्ड है वो मंगल है, तो नक्षत्र जो है मंगल देवता जो है वो 8वें घर को सिग्निफाई करता है और केतु देवता जो है उप नक्षत्र है, तो केतु देवता जो है वो 12वें घर को सिग्निफाई करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो जातिका है वो राहु की महादशा में अच्छी नहीं है, यानी कि राहु की महादशा में ये जो लड़की है ये हमें महादशा का में नहीं देखना है, ओवरऑल देखना है। तो अगर हम इसको हमने 8% का देखा है कि भाई 8% में राहु की महादशा चल रही है, तो रिजल्ट राहु की महादशा के थ्रू ही आएगा। तो राहु की महादशा में राहु जो रिजल्ट दे रहा है वो दे रहा है कि लड़की जो है वो अच्छी नहीं है, वो थोड़ा सा नाटक कर रही है और प्रेम के जो कीड़ा है उसमें सिर्फ और सिर्फ ढोंग की कर रही है और फालतू में पैसे एंडने का काम कर रही है, क्योंकि इसके जो राहु के जो रिजल्ट हैं वो अच्छे नहीं आ रहे हैं। 5वां 8वां और 12वां घर ऐड हो रहा है, तो उस वजह से ये जो लड़की है ये लव अफेयर्स के चक्कर में है और अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाली है। पहली बात तो ये राहु की महादशा तो काफी लंबी चलती है, तो क्या ये लड़की पूरे इस टाइम पे ऐसी होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें हम अच्छे ग्रहों की भी अंतर्दशाएं देखेंगे। तो अभी जो 8% में जो चल रहा है वो शनि है। राहु और शनि दोनों ही मैलेफिक प्लेनेट में काउंट होते हैं और शनि जो देवता है उनका रिजल्ट अगर हम देखें तो शनि जो है वो 5वें घर के हैं और छठे घर के मालिक हैं और शुक्र के नक्षत्रों में है और शुक्र के ही उप नक्षत्रों में, तो 9वां और दूसरा भाव, तो कुल मिला के शनि थोड़ा सा ठीक है, लेकिन राहु जो है वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। तो उस वजह से हमें इस लड़की पे बिलीव नहीं करना चाहिए और इस लड़की को अभी जो है कुछ समय के लिए हमें छोड़ देना चाहिए कि भाई ये लड़की सही नहीं जाएगी, क्योंकि जब तक अच्छी महादशा नहीं आ जाए, जब तक 5वें घर का संबंध 11वें घर से हो, ऐसी अंतर्दशाएं नहीं आ जाए। तो शनि भी यहाँ पे अच्छा नहीं जा रहा है, क्योंकि शनि भी छठा और 5वां और 9वां घर है। यहाँ पे अगर शनि 5वां घर के साथ अगर 11वें घर का रिजल्ट देता तो यहाँ पे लव मैरिज के योग बन जाते। तो ये लड़की जो है वो कहीं ना कहीं राहु की जो नेगेटिव एनर्जी थी उससे बाहर निकल आती, यानी अच्छा रिजल्ट दे सकती थी, लेकिन नहीं दे पाई। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन यही था कि लड़की क्या प्यार का नाटक कर रही है? तो ये जो है ये एकदम सही है, ये प्यार का नाटक कर रही है, ये जो है वो लड़की अच्छी नहीं है। और दूसरी बात, अब हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए जातक इसको पैसे दे भी देता है तो क्या लड़की यहाँ पे आ पाएगी या नहीं आ पाएगी? तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि इस जन्म कुंडली में कि ये जो लड़की है क्या इसके हाल फिलहाल में विदेश यात्रा के योग हैं, क्योंकि ये जो लड़की है वो इटली में नहीं रह रही है, ये रह रही है किसी और कंट्रीज में। तो वहां से उसको दूसरी कंट्री में आना है, तो उसके उस समय 8% पे विदेश यात्रा के योग होने बहुत जरूरी है। जब उसकी विदेश यात्रा के योग है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके सामने कभी जन्म कुंडली आए तो उसको आप एक अच्छे तरीके से एनालिसिस कीजिए, तीनों चारों तरीके से, कि भाई क्या ये संभावनाएं हो सकती है। तो हमने पहली संभावनाएं देखी कि लड़की अच्छी है या नहीं है, तो पहली संभावनाओं पे लड़की खरी नहीं उतरी। दूसरी संभावना, क्या ये विदेश यात्रा के योग हैं? अगर उसके विदेश यात्रा के योग हैं तभी वो लड़की वहां आ पाएगी और उस जातक के साथ रह पाएगी। तो विदेश यात्रा के योग देखने के लिए हमें जो भाव है वो है तीसरा घर छोटी यात्राएं, 9वां घर जो है वो लंबी यात्राएं, 12वां हाउस जो है वो सेटलमेंट है। तो तीसरा 9वां और 12वें घर का संबंध बनना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो राहु के अंदर तीसरे और 12वें घर का संबंध तो बन रहा है, लेकिन 9वें घर का नहीं बन रहा, तो यहाँ पे आना मुश्किल है। फिर मैलिफिक प्लेनेट है तो आ भी सकती है, लेकिन यहाँ पे 9वें भाव का संबंध नहीं बन रहा तो नहीं आएगी। यहाँ पे शनि की अंतरदशा चल रही है, तो शनि की अंतरदशा में भी ऐसा कोई भी संबंध नहीं बन रहा। यहाँ पे 3 और 12 बन रहा है, तो और या फिर एक 9वां हाउस जो है वो शुक्र देवता सिग्निफाई करता है। तो एक छोटी सी यात्रा जरूर हो सकती है कुछ महीनों की, वो भी बहुत ही रियर केस में। 99% तो नहीं होने वाली है, कुछ केस 1% में की हो जाए, लेकिन ये होने वाली नहीं है। तो यहाँ पे विदेश यात्रा के योग नहीं है। तो अगर ये इस जातक ने पैसे दे दिए हैं तो ये लड़की आएगी नहीं, क्योंकि ये इसके विदेश यात्रा के योग ही नहीं है।
तो योग नहीं है तो ये लड़की नहीं आएगी। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये लड़की जो है वो फ्रॉड निकलने वाली है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये चीज है कि क्या ये लड़की जो है वो वैवाहिक जीवन में सफल हो पाएगी, क्या ये लड़की जो जातक है हमारा उनके साथ शादी के संबंधों में निभा पाएगी या नहीं निभा पाएगी, क्या ये लड़की एक अच्छी वैवाहिक पत्नी बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। तो इसके लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट है इसके मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट में देखना। तो एक अच्छी लड़की के क्या भाव होते हैं, यानी एक घरेलू जो लड़की होती है उसके क्या भाव होते हैं, जो हमारे परिवार में टिक के रहे या अच्छी लड़की हो। बाकी सारी लड़कियां अच्छी ही होती हैं, लेकिन अगर हम अपनी जन्म कुंडली में या किसी की भी लड़की की जन्म कुंडली देखें तो उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि दूसरा घर और सातवां घर, पांचवां घर भी। तो दूसरा, पांचवां और सातवां घर अगर बहुत ही स्ट्रांगली ज्यादातर सिग्निफाई हो तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो लड़की है ये एक घरेलू लड़की है, अच्छी लड़की है, और ये अपने परिवार का नाम रोशन करेगी और घरेलू जो संबंधों में हमेशा ही मिठास लाएगी। और जिन लड़कियों के छठा भाव जो है वो डिवोर्स का है, तलाक का है, सातवें घर का 12वां भाव है, यानी कि सातवां घर जो हमारा शादी है उसको तोड़ता है छठा भाव। तो जिन लड़कियों के छठा भाव बहुत ही सिग्निफाई होता है, हार्डली सिग्निफाई होता है, वो लड़कियां बहुत ही मतलब रियर केस में टिक पाती है। बहुत ज़्यादा ही परेशानियां होती है उनको अपने हस्बैंड्स के साथ, काफ़ी टाइम तक उनकी बनती नहीं है, एक लंबे अरसे तक। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें कहाँ पे देखनी है, इसके लिए हमें मेजोरिटी में जाना पड़ता है कि जो सारे ग्रह हैं, ओवरऑल ग्रह, और साथ में उसके जो मतलब 8% में चल रही अंतरदशा और महादशा। तो हम सबसे पहले अगर सूर्य देवता को देखें तो सूर्य देवता में अगर नेगेटिव भाव को देखें तो नेगेटिव भाव जो होते हैं वो पहला घर होता है, 10वां घर है और छठा घर है। तीन जो घर है वो पहला घर जो है वो परिवार का 12वां घर है। तो परिवार से 12वां होना यानी कि सिंगल होना, तो सिंगल होना अच्छी बात नहीं है वैवाहिक लाइफ में। और छठा घर जो है वो 7वें घर का 12वां घर है, तो यहाँ पे ये भी सही नहीं है। फिर 11वां घर जो है वो लाभ है, प्राप्ति है, और प्राप्ति का जो 12वां घर है वो 10वां घर है, तो ये यहाँ भी ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पे कुल मिला के देखा जाए तो पहला, छठा और 10वां ये जो घर हैं ये शादी के लिए अच्छे नहीं है, सॉरी मैरिटल लाइफ के लिए अच्छे नहीं है, बुरे हैं, हमेशा ही मैरिटल लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो यहाँ पे सूर्य देवता जो है वो 12वें हाउस को सिग्निफाई कर रहे हैं, शुक्र दूसरे और 9वें हाउस को, ये अच्छे हैं, और बुध देवता जो है वो 10वें और पहले हाउस को सिग्निफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बुध देवता ने यहाँ पे उप नक्षत्र में नेगेटिविटी दिखाई, तो यानी कि ये लड़की जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अब यहाँ पे चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा जो 11वें भाव का सिग्निफाई कर रहा है, चौथे भाव को भी कर रहा है, और 12वें भाव को उसका स्टार लॉर्ड कर रहा है, और उसका जो उप नक्षत्र है वो कर रहा है 8वें, पहले और तीसरे भाव को। तो यानी भी यहाँ पे अगर हम ओवरऑल चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा जो है वो अच्छा ही जाएगा, बुरा नहीं जाएगा। फिर आते हैं मंगल पे। मंगल जो है वैसे ही मतलब परेशान करता है, लड़की मांगलिक भी है, और मंगल जो है वो मैरिटल लाइफ को डिस्ट्रॉय करने में ज्यादा बिलीव करता है, लोग ये सोचते हैं, और ऐसा कुछ संभव भी है। तो यहाँ पे देखिए मंगल जो है वो पहले भाव को सिग्निफाई करता है, उसका जो नक्षत्र है सूर्य देवता वो 12वें भाव को सिग्निफाई करता है, उप नक्षत्र राहु जो है वो 5वें और 6ठे भाव को सिग्निफाई करता है। तो मंगल यहाँ पे 40% के लगभग या 60% के लगभग जो है वो नेगेटिव है, अच्छे नहीं है। फिर आप देखते हैं बुध देवता। बुध देवता जो है वो 10वें घर को सिग्निफाई करता है और पहले घर को सिग्निफाई करता है। उसके बाद उसका जो स्टार लॉर्ड है वो 11वें और चौथे घर को, और उसका जो सब लॉर्ड है वो शनि है, तो शनि जो है वो छठे घर को सिग्निफाई करता है। यानी कि बुध जो है इस कुंडली में हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना रहा है, सॉरी बुध जो है वो इस जन्म कुंडली में भद्र नाम का पंच महापुरुष बना रहा है योग, लेकिन ये लड़की बिल्कुल भी भद्र नहीं है, और ये लड़की जो है ये मैरिटल लाइफ के लिए एकदम मतलब सही नहीं है, हमेशा ही इसकी जो है मैरिटल लाइफ डिस्ट्रॉय है। ये इसके कई तरह से संबंध होंगे और कई बार इसके संबंध टूटेंगे, कई तरह से इसकी शादियों में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसके जो मेजोरिटी ऑफ प्लैनेट है जैसे सूर्य भी है और मंगल भी है, बुध भी है, और इसके आगे हम गुरु को भी देखें, उसके बाद हम
इसका राहु भी देखें तो ये सब जो 4-5 प्लेनेट अगर किसी की जन्म कुंडली में 9 में से 9 का जो प्रतिशत है वो 5 प्लेनेट का होता है। अगर 5 प्लेनेट अगर खराब जाते हैं किसी के तो फिर वो घटनाएं ज्यादातर वो 100% होने के चांस बन जाते हैं। तो ये जो लड़की है इसके जो भाव हैं वो हमेशा ही अच्छे नहीं है, क्योंकि इसके जो भाव हैं वो पहला, छठा और 10वां भाव है। तो वो जो भाव हैं वो इसको शादी के अंदर अच्छे सक्सेस नहीं होने देगा। तो ये जो जातक है, अगर ये जो लड़की है ये पैसे लेने के बाद अगर इनके पास आ भी जाती है, पहले तो इनके विदेश यात्रा का योग नहीं है तो आ नहीं पाएगी। अगर मान लीजिए कैसे भी करके आ जाए तो ये लड़की इनके साथ मैरिटल लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसके जो है वो डिवोर्स के और सिंगल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये जो लड़की है वो इस लाइन में सक्सेस होना मुश्किल है। तो ये जो जन्म कुंडली थी हमने आज इसमें देखा काफ़ी सारी चीज़ें, और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप फलादेश करने की तरीके बताए, और महादशाओं अंतरदशाओं को यूज करके कैसे हम रिजल्ट को निकालते हैं, कैसे हम रिजल्ट के पास पहुंचते हैं। तो ये जो वीडियो था आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं, और आप अगर अपनी जन्म कुंडली का फलादेश करवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 0729697841 और मेरा ईमेल आईडी है cyastrologer@gmail.com। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ कमी लगी हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों।